चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। आज स्टार्ट क्या हो रहा है, ऑप्टिक्स। मतलब हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पूरी खत्म हो गई थी कल, आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। उसमें पहले क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। इसमें दो चैप्टर होंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ने ये पहली बार नहीं पढ़ा है, ये पहले कहाँ पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था हम लोग ने, है ना। वहाँ पर लाइट के बारे में पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सब पढ़ के आ रहे हैं। तो एक बार वापस उसको पढ़ना है। उसके हम लोग एक नई चीज सीखेंगे, क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें टेलीस्कोप पढ़ेंगे, है ना, माइक्रो, ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट वेव, ठीक है। अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू विद द डायमेंशन ऑफ द डिवाइस। जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है डिवाइस के कंपैरिजन में। एज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी मिरर एंड लेंस अ लाइट बीम में बेटा ये, ठीक है। बीम क्या होता है, चलो एक चीज यही रुक जाते हैं क्योंकि आगे यूज बहुत होगा। बीम क्या होता है बताओ। एक होता है बीम, एक होता है रे ऑफ लाइट। एक होता है बीम ऑफ लाइट, एक क्या होता है, रे ऑफ लाइट। ये कई बार सुना होगा, पता है, एनसीईआरटी 10th क्लास में सबसे पहले सुना था। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या हो गया इसको, ठीक। और ये क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाए, जब हम बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इमेज फॉर्मेशन क्या लिखते थे वहां पे, रे डायग्राम क्या लिखते थे। कई बार बीम की बात नहीं होती है, ठीक है, हम लोग सिंगल रे लेते थे, है ना। अब अगर एक्चुअल देखा जाए, इस समय जो ये लाइट है ये इमिट कर रही है, क्या रे इमिट कर रही है, कलेक्शन ऑफ रे इमिट कर रही है, कलेक्शन ऑफ रे बीम, ठीक है। क्योंकि हर डायरेक्शन में अलग अलग रे जा रही है, ये सारी एक साथ निकल रही हैं, ठीक। तो ये कलेक्शन ऑफ रेज कॉल्ड एज बीम। हिंदी में ये एक किरण है, ठीक है, और ये सारी किरण है। किरण तो रे ही हुआ ना यार, एकदम सही बोला है ना। अच्छा अच्छा, तो पूछना क्या चाहते हैं, पूछना क्या, समझा दीजिए हिंदी में। यही तो बोला मैंने भाई, जब एक किरण निकलेगी तो हम कहेंगे कि रे ऑफ लाइट, जब ढेर सारी होगी तो कहेंगे बीम ऑफ लाइट। और क्या, इसमें समझना क्या है, समझ गए, क्या समझे क्या पता है, क्योंकि बेटा कुछ समझने ऐसा था नहीं। हमने सिर्फ बीम और रे को, मतलब वही एक किरण को समझाया और फिर उसके कलेक्शन समझाया। कलेक्शन में तो क्या होता है, ढेर सारे लोग इकट्ठा, समझ में आया, उसको कहेंगे बीम। समझ में आया, यही है ये। चलिए आगे बढ़ते, नहीं तो अभी कुछ नया पूछ लेगा। देन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जोक्स अपार्ट, तुम्हें समझ में आ गया ना। चलिए, देन बी ट्रीटेड एज अ रे whose propagation is governed by simple geometric rules। ये रूल्स कहाँ पढ़ेंगे अपन, जो अभी पढ़ेंगे पहली रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक। द पार्ट ऑफ ऑप्टिक दैट डील्स विद सच फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स। ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर से वही बात हो गई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अभी देखो, अभी हम क्या मान के चलते हैं कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है रे ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। और जब पर वेव ऑप्टिक्स, नाम ही वेव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि लाइट ट्रैवल तो करती है स्ट्रेट है, लेकिन वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। इसको लेकिन प्रूफ करेंगे, ऐसे हवा में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या, क्योंकि हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बनेगा नहीं अगर हम लोग वेव बनाने लगेंगे, तब तो बन चुका। क्योंकि हम लोग बचपन से कैसे पढ़ते आए, हम लोग पढ़ते आए, अगर कोई भी मिरर होगा, है ना, उस पर आकर के एक रे इंसिडेंट हो रही है, स्ट्रेट बनाया है ना, तो एक्चुअल में ये इस तरीके से, ये सीधी जाती तो है लेकिन वेव फॉर्म में, ये लेकिन अगले चैप्टर में वेरीफाई होगा। अभी इस चैप्टर के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्या मान के चलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। चलिए देखिए, सर्टेन मीडियम इन वैक्यूम, तो क्या करें, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है किसी भी मीडियम या फिर वैक्यूम में। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ऑन ओनली वेयर द मीडियम चेंजेस, जब मीडियम चेंज होगा। और ये क्या पढ़ रही है, एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता है। रिफ्रैक्शन में ही तो स्ट्रेट लाइन अपने पाथ को डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। कुछ याद आ रहा है धीमे धीमे, चलो। We call this rectilinear यानी कि straight line propagation of
लाइट, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मोशन ऑफ लाइट। अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड, बताया तो था ठीक। अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड गैसेस लाइट कैन ट्रेवल थ्रू सम लिक्विड एंड सॉलिड अनटिल वो ओपेक हो जाए, मतलब ऐसा कुछ आपका लिक्विड हो जाए जिसमें जरा सा भी क्या हो, लाइट रे पास ना हो सके, है ना। जैसे बहुत हायर डेंसिटी का, जैसे सीमेंट लिक्विड फॉर्म में रहता है फिर सॉलिड हो जाता है, अब उसके अंदर से तो लाइट नहीं जाएगी, ऐसे तो हर लिक्विड जाना चाहिए ना, हर लिक्विड से नीचे लिखेगा सम लिक्विड। अब जिसके अंदर भी क्या हो, ट्रांसपेरेंसी का कोई भी उसमें क्या कहते हैं लेवल हो, ठीक है। जैसे एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट और ओपेक के भी, ओपेक मतलब बिल्कुल भी आर पार नहीं दिख सकता, और ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधुला दिख सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो दोनों के बीच की स्टेज होती है। A medium in which light can travel without attenuation over large distance is called transparent medium। इसका मतलब ये हुआ कि बिना अपने पास से डेविड, इस वर्ड ये फैंसी वर्ड है, मतलब सिंपल होता है कि अपने पास से बिना डेविड, जैसे ग्लास घर में लगा हुआ है ना, शीशा लगा हुआ है तो ट्रांसपेरेंट लगा होता है, तो लाइट जब समय रहती है तो पास हो जाती है, लेकिन ब्लैक कलर का लगा देते हैं तो क्या होता है, डिम हो जाती है ना। तो वो कौन सा हो गया, ब्लैक कलर वाला हो गया ट्रांसलूसेंट, जो मैंने बताया कि वो पूरी तरीके रोकता भी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्ट कर देता है। ट्रांसपेरेंट आने दो, जैसे आ रहा आने दो, है ना, ट्रांसपेरेंट वाला वही केस। वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास क्लियर, प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट। अ मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल इज कॉल्ड ओपेक, जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया, ब्रिक हो गया, एटसेट्रा, ठीक। इन मटेरियल लाइक ऑयल लाइट कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस but its intensity reduces rapidly, such material are called translucent। यही समझा रहे कब से, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका, इसमें से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजें ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ी मस्त रही, तिगरू ऐसे आगे इधर, दो बाल इधर, दो बाल इधर, मतलब अगर इसको फेसबुक कोई देख ले, कैप को दुनिया को पता होना चाहिए, हमारा जो कैप है उसको अगर फेसबुक कोई देख ले तो अलग दिखेगा, क्लास में देख ले अलग दिखेगा, बाहर देख लो तो अलग ही दिखेगा। तीन कैटेगरी है अलग ही हीरो टाइप है, पूरे बाल वाल एकदम, तेरे नाम यार एक बार करके आओ तुम, लिटरली बहुत शानदार लगोगे। चलिए पढ़ते हैं जोक्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तेरे नाम का नाम ले रही, पागल ना हो जाए लास्ट में। नहीं पागल ढूंढना। चलिए रिफ्लेक्शन के बारे में सबको पता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो इसमें देखो दो फिगर बने हुए हैं, फिगर से ही पढ़ लोगे तुम 90% चीजें, ठीक है, इसमें कुछ खास लिखने वाला नहीं है आपके लिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक आपका सरफेस होता है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, इसमें सब ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये वो सरफेस जिस पर लाइट आकर के टकराएगी और फिर टकराने के बाद वापस से जिस मीडियम से, जिस माध्यम से आई थी, यानी कि कहाँ है ये, एयर या फिर वैक्यूम, ये देखने को कहाँ मिलेगा, कोई भी एक प्लेन मिरर ले लो, कोई भी एक प्लेन मिरर ले लो, तो प्लेन मिरर के ऊपर आप डेली ये काम करते हो, कैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, तो आपके बॉडी के हर एक पोर्शन से क्या हो रहा है, रे इमिट हो रही है, जाकर के शीशे पर टकरा रही हो, टकरा कर कहाँ आ रही है, आपकी आंखों में पड़ रही है। अगर आंखों में नहीं पड़ेगी तो हमें इमेज नहीं दिखेगी। ये बात अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन जैसे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वैसे समझ में आ जाएगी कि क्यों प्लेन मिरर में जैसे हम दिखते हैं एकदम सेम टू सेम साइज के क्यों दिखते हैं, और एक ही जो कलर के हैं वैसे ही दिखते हैं। लेकिन याद रखना सही लाइटिंग होनी चाहिए, अंधेरे में तुम सीधा दिखोगे तो खुद को पहचान नहीं पाओगे, तो लाइटिंग कंडीशन सही होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए सनलाइट, ठीक, उसमें अपने आप को देखोगे तो जैसे भी हो तुम, ठीक है। अच्छा किसी को गोरा बनाना हो ना तो उसके ऊपर लाइट ज्यादा डाल दो, नहीं तो फिल्टर मार दीजिए। इससे कुछ होगा नहीं, ऑप्टिक्स में फिल्टर नहीं चलता ना, यहाँ से लाइट ही चलती है। ये चीज नोटिस नहीं करिए क्या, आप बहुत लाइट जला दो तो आप जो है ज्यादा ही सुंदर, जैसे मॉल में जाओ, मॉल में जाकर के शीशा देख के आता आदमी सोचता है कि हम अलग ही तरह के खूबसूरत हैं, है ना, घर आता है शीशा देख लेता है तो टेंशन हो जाता है क्या हो गया, ऐसा क्या अंदर है, वहाँ लाइट बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल में क्या है ना, देखो जितनी अच्छी इमेज, जितनी क्लियर इमेज आपको चाहिए उतनी ज्यादा लाइट होनी चाहिए, उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर आपको इमेज अच्छी चाहिए, यानी कैमरा के केस में भी क्या होता है, उसमें भी तो यही हो रहा है इमेज फॉर्मेशन, एक्चुअली ये लाइट कम कर दोगे तो मेरी बॉडी से रेस कम से कम इमिट होगी, जितनी कम इमिट होगी उतना बेकार बनेगा, है ना। और एक होता है लेंस का साइज बड़ा कर दो उसका,
देखा है वो DSLR इतने बड़े बड़े कैमरा लेके घूमते रहते हैं, उसकी इमेज की अलग ही क्वालिटी आती है ना। तो उसका रीजन क्या होता है, बहुत सिंपल सा रीजन है, जितना बड़ा आपका रिसीविंग जो अपर्चर बढ़ाने से क्या होता है, इस बॉडी से डे साइड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या एमिट हो रही होगी रे, एमिट नहीं कहते हैं उसे, वो है वही, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, अपन एक पढ़ेंगे अभी ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। तो ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, जो खुद से सोर्स होता है ना, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, सोर्स तो नहीं होता लेकिन कोई और सोर्स से आएगा, हमारे पे टकराएगा जैसे हम लोग, फिर रिफ्लेक्ट होके आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। मेन जो बात कर रहे थे कि अपर्चर लेंस को बड़ा करने से, ये DSLR है इसका देखो अपर्चर बड़ा है, फोन के कैमरे का अपर्चर छोटा होता है, तो कुछ कंपनीज ने क्या किया, बेवकूफ बनाने के लिए बड़े बड़े लेंस लगा दिए, है ना, और अंदर कैमरा बेकार क्वालिटी का ही लगा रखा, आदमी सोचता है ये बड़ा लेंस है तो बहुत बढ़िया कैमरा है ना, और कुछ हद तक ये काम भी करता है। अपर्चर बढ़ने से क्या होता है, ज्यादा रिसीव हो जाती है रे ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे उस तक पहुंचेगी लेंस तक, उतना ज्यादा अच्छा इमेज प्रोड्यूस करेगा। सिंपल समझ गए, चलिए। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन फेनोमेनन क्या होता है कि जिस मीडियम से लाइट आती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टकराती है और वापस से सेम मीडियम में चली जाए, तो क्या होता है, ये इसी कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। अगर ये मीडियम चेंज हो जाए तब एक नया टॉपिक आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक होता है यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ये किस पर डिपेंड करता है भाई, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। कुछ लॉज होते हैं, लॉ क्या कहता है, अगर यहाँ पर इसको एक नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं इसको, और इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। कई तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हो। सिंपल भाषा में बात करें कि सरफेस अगर स्मूथ नहीं हुआ, टेढ़ा मेढ़ा होगा, जैसे कि इस तरीके से एक रिफ्लेक्टिंग पॉलीथीन आती है ना, उसको ग्लास, जो ग्लास अफोर्ड नहीं कर पाता है वो चाइनीज होता है एक्चुअली आइटम, ठीक है, वो रिफ्लेक्टिंग, वो ऐसे चिपका दो दीवार पर, तुम्हारा शीशा बन जाएगा। मॉल्स में बहुत इस्तेमाल होता है, लगेगा ही नहीं तुमको वो शीशा है, वो जो है आपका पॉलिएस्टर का बना हुआ, वो पॉलीथीन टाइप का है, ठीक है, बहुत रिफ्लेक्टिव शाइनी होता है। तो उसको अगर हम ऐसे श्रिंक कर दे बेटा, ठीक है, तब उसके ऊपर लाइट डालो तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा ग्लो करने लगेगा। रीजन पता है क्या, ग्लो क्यों करेगा? अब यहाँ पर तुमने डाला, आपकी बीम इस पे इंसिडेंट हो रही है, बीम मतलब कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, लेकिन हो गया क्या उसके बाद, जब बीम मतलब ढेर सारी रे है, अलग अलग जगह पर होगी, है ना, तो जब आपकी यहाँ हिट हो रही है, ठीक, देखना ध्यान से, देखो इरेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है शेप, बस ध्यान रखना कि वो इंसिडेंट जब होगी तो जहां पर भी नॉर्मल बनाओगे उससे वो इक्वल एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये नॉर्मल थोड़ा बदल गया ना, अब ये तो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे कहते हैं इरेगुलर और रेगुलर, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर, इसमें इतना बस छोटा सा लिखवाएंगे, ठीक है। When light ray strike the boundary of two media, when light ray strike the boundary, तो यार इसमें कंटेंट वैसे डाल देना चाहिए। चलो देखो, मैं इसको मिटा दूं इस फिगर को, जरूरत तो नहीं, दोबारा मिल जाएगा ये तो, ठीक है। लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए बस। When light ray strike the boundary of two media, strike the boundary of two media, air and glass। अब तुम लोग को बाउंड्री का क्या मतलब है भैया, ये देखो यहाँ तक एयर है, इसके बाद ये ग्लास है, तो ये जो सरफेस है इसकी बाउंड्री हुई कि नहीं हुई, इसका से ग्लास बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए a part of light bounce back into the same medium, a part of light bounces back to same media. This phenomenon of light is called reflection of, ठीक बेटा,
अब इसलिए नीचे ऐसे लिख लो, रेगुलर रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में all reflected light ray are parallel to each other, are जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट देखो ध्यान से, ये तीनों पैरेलल है कि नहीं दूसरे के, यहाँ पर देखो इररेगुलर डिफरेंट ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्पीड में लिखना है बेटा आप लोग को आज, टाइम बचाइए अपना और अच्छी चीज सीखिए। चलिए नेक्स्ट, ये तो पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी बताया मैंने। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मिरर के हमेशा सेम प्लेन में लाई करेगा। जिसको समझ में नहीं आता, ये देखो ये प्लेन हो गया, ठीक है। ये जो फिगर का ये आपका वायलेट वाला रीजन है, इसी प्लेन के अंदर ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन भी और ये लाइन भी है, तीनों क्या है, एक प्लेन में ही है। तो ये हो गए आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिंपल है, एंगल आई हमेशा बराबर होगा, ठीक है। ये देखो इसको हमने, ये देखो ये वाला सीखने वाली चीज है। हमने अगर प्लेन ऑफ द जो आपका मिरर है उसको अगर थीटा से शिफ्ट किया तो यहाँ पर भी थीटा से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाएं, फिगर बनाइए। फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आप नोट्स में बना सकते हैं बाद में भी, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, ये अभी जस्ट बताया मैंने इसके पहले। चलिए आगे बढ़ते। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन की बात। अब बात करते हैं रियल और वर्चुअल स्पेस क्या होता है। एक सिंपल, एक सेकेंड में आपको आ जाएगा। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके सामने वाला हिस्सा हमेशा रियल, उसके पीछे वाला हिस्सा हमेशा, एक सेकेंड में सीखो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये मिरर के लिए पढ़ा रहा हूँ। मिरर में बहुत सिंपल ट्रिक है, रिफ्लेक्टिंग के सामने है तो रियल, अगर इमेज इधर बनेगी तो रियल इमेज, अगर इमेज पीछे बनेगी तो वर्चुअल इमेज। इसमें कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो, ठीक है। डेफिनेशन ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन एक सेकंड के अंदर जो चीज हो सकती है उसको हम का 1 घंटा आए खींचे, ठीक है। रियल वर्चुअल सिंपल है, ठीक। मिरर केस में तो सबसे सिंपल है, लेंस में भी बहुत सिंपल होगा, अभी आगे चल के हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो क्या मिरर, प्लेन और स्फेरिकल डिवाइड द स्पेस इनटू 2 रीजन। रियल स्पेस द साइड वेयर द रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट, उसका क्या है, वर्चुअल स्पेस इन ऑन द अदर साइड वेयर द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रिफ्लेक्टेड रे नहीं जा सकती जहां पर, वो हो गया आपका वर्चुअल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर, और फिगर में ही ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख लो ऐसे शॉर्ट। मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रियल स्पेस, रिफ्लेक्टिंग के पीछे वर्चुअल स्पेस। नोट बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो बच्चों, आपको अपने हिसाब से लिखने की जरूरत है, जरूरी नहीं हमेशा इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। अपने आप को रिमाइंड करने के लिए हिंदी में भी लिख सकते हो, जो मन करे वो करो, लेकिन सब कुछ सही बताना जब पूछे तो, ऐसा ना हो करो जो भी और फिर टीम बना रहे बैठे बैठे, जब पॉज करें तब टीम बनाओ। ये हो गया आपका वर्चुअल स्पेस। अब तो क्लियर हो गया है ये बेटा, ये बहुत आसान चीज चल रही है जब तक हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे नहीं पहुंच जाते। आगे बढ़ जाए, डन। चलिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे ओनली, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम व्हिच द इंसिडेंट रेज एक्चुअली डाइवर्ज और टुवर्ड्स व्हिच द इंसिडेंट रे अपीयर टू कन्वर्ज। दो ही चीज हो सकती है, ठीक है। कह रहे हैं या तो एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको रेज अपनी तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आती हुई दिख जाए, एक तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कि अगर आपको कहीं दूर से रे आती हुई दिख रही है, ठीक है, किसी एक पॉइंट की तरफ, इसका मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है,
वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और तीसरा केस देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पर कॉनकेव यानी कि स्फेरिकल थोड़ा सा कर्व्ड आपको एक मैंने रखा है, उसमें भी देखो सेम चीज क्या सिखाया, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो उसकी तरफ से आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रे आती हुई दिखेगी, और अगर वर्चुअल होगा तो आपको लगेगा कहीं दूर से रे आ रही है और किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही है जो कि मिरर के पीछे होगा। तो सिंपल है, दो रे आ रही हैं और कहीं टकराएगी जो कि मिरर के पीछे पॉइंट, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। और कहीं एक पॉइंट से आ रही है मिरर की तरफ यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं? मिरर के सामने देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रियल, इसके पीछे वर्चुअल, हमेशा काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। इमेज में भी दो होगा, अगर हमने वर्चुअल और रियल पढ़ा है तो वर्चुअल इमेज भी होगी और रियल, ये मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार वापस से। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, कहाँ, रियल, ठीक, और उससे क्या हो रहा है ये देखो, पहले सीखो, मैंने यहाँ पर सीधे ऑब्जेक्ट बोल दिया, क्यों? क्योंकि आप ध्यान देंगे तो पीछे मैंने सिखाया था क्या, जहां से दो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाएं वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिंग के सामने है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? तो बेटा जितना रिवीजन करना चाहो सब करते चलो साथ साथ में, यही तरीका होता है पढ़ने का। यहाँ से रे जा रही है, फिर टकराने के बाद, इमेज हमेशा टकराने के बाद ही तो बनेगी ना, कि पहले बन जाएगी? तो अब टकराने के बाद ये पहले मिल रही है मिरर के साथ, रिफ्लेक्टिंग के सामने मिल रही है, पीछे मिल रही है, सामने। तो ये कैसा हो जाएगा इमेज? ये हो जाएगा रियल इमेज। इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक नियम अभी सिखा देता हूँ, आगे दोबारा रिपीट हो जाएगा। क्या सीख लेते हैं हम लोग कि जब भी एक से ज्यादा रे इंटरसेक्ट करेगी कहां पर, किसी एक पॉइंट पर, तभी इमेज बनेगी, सिंगल रे से इमेज नहीं बनती। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये आई लिखा है, आई फॉर इमेज, देखो ध्यान से, एक ऊपर से रे आ रही है और एक नीचे, और जब ये दोनों मीट कर रही है जहां पर, वहीं पर इमेज बनेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इमेज ही कैसी बन रही है? पॉइंट ही बन रही है। अरे एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट रखा हुआ है, तो एक पॉइंट की तरह ही तो हुआ, उससे रे इमिट हो रही है, दो हमने ले ली, तो उसका जो इमिट बनेगा वो भी तो एक पॉइंट दिखेगा, बस हो सकता है छोटा दिखे या फिर बड़ा दिखे। वो साइज की बात अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ रियल और वर्चुअल की बात कर रहे हैं। बगल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डाइवर्जिंग मिरर लगा हुआ है, इसको आगे चल के पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग। इनका मतलब बहुत आसान होता है, मैं अभी इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज अभी ज्यादा है और हम लोग टॉपिक बहुत इजी पढ़ रहे हैं, ठीक। कन्वर्जिंग का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ सारी रे को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब कहीं से भी आएगा वो टकरा के कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इसके मिरर के मिड पॉइंट, मतलब आधा कट करोगे हॉरिजॉन्टली तो जिस पॉइंट से जाएगी उसी कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस रेखा पर सारी रेस देखो आनी ही आनी है, अगर कन्वर्जिंग मिरर होगा तो टकरा करके इस रेखा पर आएगी ही आएगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। नाम क्या होगा, नाम भी सीख ही लो चलो, कॉनकेव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बेटा, टकराकर कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं आएगी, तो इसीलिए क्या है, ये डाइवर्ट कर देता है। कोई सही राह पे चल रहा था, पढ़ने वढ़ने वाला बच्चा था, उसको जो है नदीम मिल गए एक दिन, और फिर अगले दिन फिर वो टीम बना रहा है सड़क पे बैठ के, 2 करोड़ जीतूंगा 2 करोड़ जीतूंगा, तो वो वाली बात हो गई। क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, ठीक। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस तरफ जाओ चुपचाप, तुम इमेज बनाओ। ये गए और कहे नहीं हम जा रहे हैं 2 करोड़ जीतने, अब हम आएंगे नहीं, ठीक है। ये क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्जिंग का मतलब सिंपल, ठीक। इसका नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स। सर बाहर नदी में लिख दीजिए, नीचे रखते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो इमेज बनती है देखो जानते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, पेपर तो देना ही पड़ेगा उस लड़के को। तो एक दिन हमसे मिल गया, तुमने कहा 2 करोड़ भी जीत लो और आप पढ़ भी लो, दोनों क्लास में ही करवा दिया। तो उसने कहा चलो ठीक है इमेज बना देते हैं। तब तो उसको हमने कहा चलो खींच के पीछे लेके आ रही, जब पीछे एक्सटेंड किया तो कहाँ मिल रहा है, जहां पर वो एक्सिस को टकराएगा। मैंने पहले ही सिखाया कि इंटरसेक्शन होना जरूरी है, नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, हमेशा ये मिरर के पीछे, तो ये कैसी इमेज बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, यानी कि वर्चुअल। याद कर लो इस बात को, ठीक है। कुछ ये सब रिपीट होगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक ही जगह पर आप कई चीज सीख सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, इमेज इज डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड इज ओनली, क्योंकि रिफ्रैक्टेड कहाँ पढ़ेंगे बता, लेंस के अंदर पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लगा रखा है, लेंस लगा रखा है ना, तो अगर हम तुम्हें देख पा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब कि इस लेंस से होकर के आंखों में मेरी रेस पड़ रही होंगी, और जब वो आंखों तक आ रही होंगी तो रिफ्लेक्शन, अब मुझे तो लग रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ग्लास हटा देंगे तब भी तुम्हें देख ले रहे हैं, ठीक, और लगा लेंगे तब भी, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा। तो सिर्फ अगर लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से आ रही है, फिर ग्लास के अंदर जा रही है, और फिर ग्लास से निकलकर मेरी आंखों में, तो देखो एयर ग्लास फिर से एयर, मीडियम बदल गया ना। रिफ्लेक्शन में ऐसा तो नहीं पढ़ा है मैंने क्या पढ़ा था, सेम मीडियम में रहना चाहिए, ठीक, और अभी हटा देंगे तो अभी क्या हो रहा है, सिंपल रिफ्लेक्शन, यहाँ से एयर से आ रही है और आंखों में जा रही है, फिर उसके आंखों के अंदर जो हो रहा है वो बात अलग है, मैं सिर्फ यहाँ से आंखों तक की बात करता हूँ। ठीक है, तो सेम मीडियम क्या हो रहा है, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक, चमकता वो चेहरा मेरी आंखों तक कैसे आ रहा है, वही जितनी रोशनी इसकी रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों में पड़ रही है वो सब हो गया सिंपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी ये लगा लेंगे तो हम सिंपल रिफ्लेक्शन में नहीं रहेंगे, फिर ऐसे कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद वापस से आपका इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, उसका कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन ही हुआ ना, लास्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, उसका जो इससे इमिट हुई डायरेक्टली मेरी आंखों में पहुंच गई, है ना, ऐसा नहीं है, आप उसको नहीं, फिर उसका आप बाद में पढ़ेंगे आई के बारे में, तो उसमें कहेंगे कि भैया आंखें जो हमारी होती हैं वो ऑलरेडी एक लेंस की तरह होती हैं, है ना, तो फिर से वो रिफ्रैक्शन ही होना है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को शायद इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, कॉर्निया पे क्या होता है ये सब तो पढ़ा था, 10th में पढ़ा था ना, क्या होता है छोटी बड़ी हो जाती है, आंख कैसे डिफेक्ट पढ़ा था, तो चलो बढ़िया है। तो आप ये बता देना मुझे क्लास खत्म होते होते कि मुझे कौन सा डिफेक्ट है, मुझे दूर का धुंधला दिखता है, यानी कि मुझे दूर का क्लियर नहीं दिखता है, तो मुझे कौन सी बीमारी है, ये क्या बोला इसने? हिंदी में पता है। अच्छा, तो मतलब करेक्शन के लिए लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, समझ जाएंगे कौन सी बात कर रही है। तो अगर इसको ठीक करना है तो क्या करेंगे, ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में मायोपिया है हमको, चलो क्लास से खत्म होने तक सोच लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टाइम बचाते हैं बच्चे, आओ इसमें आ जाओ, अरे कोई बात गलती हो गई, आओ हम ठीक हो गए ना, आओ चलो। ठीक है, a point is that point which the reflected ray actually converge, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, real, और from which the reflected rays appear to diverge, ये क्या बनेगा, virtual, बता दिया ना अभी कि डाइवर्ज होगा तो। ठीक, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, ये तो रोज ही देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या हो रहा है, देखिए a plane mirror is a mirror which is perfectly plane reflecting surface. Plane mirror is the perpendicular bisector of line joining object and image. इसका मतलब क्या होगा पता है, कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखो ये जोड़ दिया हमने, एक एंड जोड़ दिया, ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो ये मिरर होगा वो इनको बराबर दूरी पर कट करेगा, तो जितनी आपकी यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पे कहेंगे u इज इक्वल टू v, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट में कट कर देना, डिस्टेंस जो है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में उसको बराबर दूरी पर कट कर देता है, यानी u इज इक्वल टू v। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। समझ में आया, तो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पर जो ये r बना हुआ था, डिजाइनर R जो बना हुआ था उसका उल्टा यहाँ बना हुआ है, जो हाथ है उसका उल्टा, तो ये सिंपल नेचर होता है प्लेन मिरर का। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर सफर्स लैटरल, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी कि ओरिएंटेशन ना चेंज करो, सिर्फ उसको इन्वर्ट कर दो, मतलब ऐसे अगर ये ओरिएंटेशन मतलब ये वर्टिकल वाली बात होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को ओरिएंटेशन कह रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसे घुमाने को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, ऐसे हाथ था तो उसका उल्टा बन गया इमेज में, ठीक, इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेफ्ट इज टर्न इनटू राइट एंड राइट इज टर्न इनटू लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द इन द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, और जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, ऑलवेज वर्चुअल, लिख लो, इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय plane mirror will be always virtual, हमेशा वर्चुअल होगी। ठीक है,
size of object will be equal to the image with respect to distance। अब मैंने ये देखो यहाँ पर धीमे से ऐड कर दिया एक पॉइंट करीब। ऐसा भी तुरंत कमेंट आता ना कि शहनवाज कहेंगे हम तो कुछ बोलेंगे, अगर हम करीब हो जाएंगे तो हमारा चेहरा इतना बड़ा दिखने लगेगा, है ना? बड़ा दिखता है कि जितना बड़ा साइज उतना ही दिखता है। वो डिस्टेंस से साइज ऑफ इमेज, क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से आपका साइज वेरी करने लगता है। दूर से आप देख रहे हो इमेज, तो जितना वो, क्योंकि एक्चुअल में ये होता क्या है, साइज कभी इसलिए वेरी नहीं करता है कि जितनी डिस्टेंस में तुम मिरर से खड़े रहोगे उतनी ही दूरी पर मिरर के अभी पीछे क्या बनेगी, इमेज। तो तुम्हें दिखेगा क्या, तुम अपने उतने ही साइज से दिखोगे जितने डिस्टेंस में तुम हो। तो एक्चुअल में रीजन क्या होता है, ये जो डिस्टेंस वाला खेल है वो, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो क्या होगी, बताइए। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। u इज इक्वल टू v होगा, ठीक। आगे बढ़ जाएं। और लैटरल इन्वर्जन वाला पॉइंट तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया है। चले भाई, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, एक रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। इसके अंदर अभी मैं एक केस लिखवाने वाला हूँ। एक सवाल हमेशा आता है क्लॉक वाला, है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक घड़ी तो देख ही रहे होगे, है ना, और ये कंडीशन रखी गई, घड़ी की जो इमेज बन रही है उसको देख करके एक्चुअल टाइम बताना है। तो देखो दो जो है क्या कहते हैं इसको, बहुत ही इंटेलिजेंट महिलाएं हैं और दोनों जो है सोच रही हैं कितना समय, हाँ महिला ही हैं, ठीक है, दोनों सोच रही हैं कितना समय हो रहा होगा, है ना। एक कह रही है 10:15 हो रहा है, एक कह रही है 1:45 हो रहा है। अब आपको मैं पूछता हूँ कि कितना बज रहा है, आप बताइए, कैसे बताएंगे? हाँ लिखिए, इसके अंदर लिखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। When a wall clock is placed, when a wall clock is placed, इसके लिखवा दे रहे हैं, फॉर्मूला हमेशा के लिए काम आएगा। When a wall clock is placed in front of a mirror, then the clock is the object and time is the object time, then clock क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, and the time will be object time, and क्या हो जाएगा, image time will be image time and clock image will represent image time, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ठीक। तो पहला, अगर ऑब्जेक्ट में टाइम हो रहा है ए आवर्स, ठीक है, तो आपका जो इमेज का टाइम होगा वो हो जाएगा 12 माइनस ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट टाइम आपके जितने पॉसिबल केस, 3 ही केसेस हैं, ठीक है, अगर हो रहा है ए आवर बी मिनट, तो इमेज टाइम क्या हो जाएगा बेटा इसका, बताओ,
देखो 11 माइनस 60, 11 आवर 60 मिनट ऐसे, माइनस ए आवर बी मिनट, मिनट को मिनट से और इसको, ठीक है। अब अगर सेकंड तक जाना है तो क्या हो जाएगा, केस नंबर, अगर ऑब्जेक्ट का टाइम क्या हो रहा है, ए आवर बी मिनट सी सेकेंड, जैसे मान लो 12:49:50 है ना, ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ठीक। इमेज टाइम, इमेज का टाइम कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 11 घंटा फिर 59 मिनट और 60, ये है टोटल 12 घंटे ही, बस मैंने उसको क्या बोल दिया, उसको आवर मिनट टाइम में डिफाइन कर दिया। इन सबको जोड़ोगे तो बचेगा तो 12 ही घंटा ना भाई, ठीक। माइनस ए आवर बी मिनट सी, ये सिंपल फॉर्मूले हो गए, कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, ये फिगर में कुछ बनाना नहीं है, बस सुन लो एक छोटी सी बात, ये क्या है भाई, वर्चुअल वर्ल्ड की जो बात है, पैरेलल यूनिवर्स वाला जो आइडिया मार्वल को आया होगा वो इसी से आया होगा ना। एक पेन में लगा दो, जो भी इधर है वही उसके अंदर भी दिखेगा, है कि नहीं, जो आप यहाँ करेंगे उसी की पैरेलल एक्टिविटी वहां चल रही होगी, है कि नहीं। देखो ये पूरा एक कमरा बना रखा है और एक वॉल को पूरा एक प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट इधर थे सबकी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बस ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ पढ़ने ऐसा नहीं है, बस समझने के लिए है कि ये चीजें एक्चुअल में वर्क करती, ठीक। ये लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए क्या यार, हट जाओ, गाली दो, बैठ जाओ। देखिए टू सी द कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये सवाल अच्छा है, इसमें सवाल आ चुके हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी भी एक पूरे मतलब कितना भी साइज का ऑब्जेक्ट हो, आपको छोटा छोटा मिरर कितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी पूरी की पूरी फुल बॉडी इमेज बना सकें, किसके अंदर, मिरर के अंदर। तो वो मिनिमम लेंथ की बात हो रही है, शुड बी कितना होना चाहिए, हाफ द हाइट ऑफ पर्सन। अब इसको अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे ताकि थोड़ा सा आपका ब्रशअप हो जाए चीजें, ठीक है। तो एक स्कीमेटिक बना हुआ है, ये गिवन नहीं था, ये बनाया गया है, ठीक है। एक बॉडी ले ली जिसकी हाइट कितनी थी, h। अगर ये थ्योरी सही है, ये थ्योरी कहती है कि मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, h/2, कितनी होनी चाहिए, h/2। और अगर इसके अंदर हमने कंप्लीट इमेज बना ली, इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका वर्क करता है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक रे डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि उसका यूज करके इसको प्रूफ करना है। तो मुझे पता है कि आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। फ्रॉम फिगर ट्राइंगल H&M, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। जो फिगर बना हुआ है H&M, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग E&M, ठीक है। कुछ दिखा तुम लोग को, नहीं दिखा तो आप देखो, H&M कितना आएंगे सब्टेंड करिए। ये करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, सुना देते हैं, सुन लो ध्यान से। अब ये क्या है, एक्चुअल में ये अगर ये आदमी है, ठीक है, तो उसका हेड यहाँ होगा, ये आंखें उसकी यहाँ होंगी, ऐसा तो है नहीं कि सर से सीधे आ गए, यहाँ आके ना, यहाँ सर है, अलग अलग है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अपनी भी इमेज अगर तुम देखते हो मिरर के अंदर भाई साहब, तो पूरी बॉडी के अलग, यहाँ से अंगूठे की इमेज उसमें देख पा रहे हो, तो रिफ्लेक्ट होकर के वो तुम्हारी आंखों में आ रही है, वो रेज ना, आ रही कि नहीं आ रही। चलो देखो, तो ये हो गई आई,
ठीक है, जो रिसीवर है। तो इसका मतलब है अगर इसको पूरी इमेज देखनी है तो हेड से लेकर के टो तक की रे इंसिडेंट होनी चाहिए, पहली कंडीशन। जब इंसिडेंट होगी, देखो हेड और टो क्यों कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी ऑटोमेटिक इसके बीच में आ जाएगी। अगर मुझे अपना अंगूठा दिख गया, इसका मतलब मुझे अपना टांग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ऐसा तो मिरर नहीं देखा होगा कि टांग नहीं दिख रही है, अंगूठा दिख रहा है। वो बात अलग है, तक तुम कुछ ऑब्जेक्ट बीच में लगा दो। अब तुमने चेयर लगा दिया और नीचे से ऐसे निकाल के अंगूठा देख रहे हो, ऐसे नहीं होता भाई। आप मेरे सामने पूरा खड़े होंगे जहां आपकी पूरी बॉडी से रिफ्लेक्टेड रे पहुंच सके, ठीक। तो अगर हेड और टो का हो गया, ऑटोमेटिकली पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैंने यहाँ पर एक टो का ले लिया और एक हेड का, जिससे मैंने दो ट्रायंगल बन गए। ये कौन सा लॉ यूज किया मैंने? सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया है मैंने, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ठीक। यानी कि एच से इंसिडेंट होगी, हेड से जो रे इंसिडेंट होगी मिरर के किसी एक एज पर। मैंने माना छोटा मिरर है भाई, सबसे कोने में हो रहा है, ठीक है, मुझे कंप्लीट इमेज चाहिए बस, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो ये बताओ, अगर इस मिरर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, क्या ये एन वाली लाइन बन जाएगी? एनएम, है ना? तो मुझे पता है कि सर नॉर्मल से वो बराबर एंगल में आएगा। अगर इधर एंगल अल्फा है तो इधर भी एंगल अल्फा होगा, है ना? अच्छा ये बताओ, ये जो हेड, अब मेरा जो सर है, हेड है, उसी लाइन में हमारा, उसी वर्टिकल लाइन मेरी आंखें हैं कि अलग से बाहर निकली हुई है? उसी लाइन में है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है कि अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस h की निकालेंगे, उतनी ही दूरी पर मेरी आंखें भी होंगी, ठीक है ना? सुन रहे हो ना ध्यान से? अच्छा, तो अगर यहाँ पर ये जो n है, अगर ये बराबर एंगल है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर है, यानी कि hn की वैल्यू बराबर किसके है? ne के। और ये वाली लाइन क्या है? कॉमन है। और ये कितना एंगल बन रहा है? 90। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो अगर हमें वो नहीं भी करना है तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के नियम के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो लिखिए H&M and E&M आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम आपको कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास की नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है? आपको अच्छे से पता है, ये बहुत सिंपल है, मैंने फिर भी आपको सब बता दिया, ठीक। आपको मैंने दो साइडें दे दी, ठीक है, और आपको मैंने एंगल भी दे दिया, प्रूफ तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चा, तो उसकी शेप एंड साइज बराबर होती है। पहला नियम जान लीजिए, उसकी सारी जो अपोजिट यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो भी बराबर बनेगा। मतलब कि अगर देखा जाए ये एंगल अल्फा और यहाँ पर ये 90, देखो प्रूफ हो ही रहा है, बचा हुआ एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अलग अलग चीज होती है। सिमिलरिटी में एक जैसा दिखता है लेकिन बराबर नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी में एक जैसा ही नहीं दिखता, एक जैसा दिखेगा ही दिखेगा, साथ में एकदम चाइनीज कॉपी होगा, है ना? एकदम कॉपी पेस्ट। दो चाइनीज आदमी खड़े हो जाएं तो पहचान नहीं पाओ कौन सा वाला किधर का था। तो वो चाय चू चू करेंगे इधर उधर उधर। अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो कुंफू करो। चिंकी मिंकी वाला नहीं वो चाइनीज, देखो ये चिंकी मिंकी नहीं है, एक कपिल शर्मा शो में जो आती है, वो सब तो इंडियन है यार। फिर भी सेम है ना? नहीं अरे ऐसे नहीं बोल सकते भाई, फिर तो यार फिर बांट दोगे तुम, ये सब नहीं होगा। इंडियन तो इंडियन है, वो चाइनीज अलग है। अरे सर वो समझे नहीं, ये बोल कि एक ही जैसे हैं, अगर आमने सामने खड़ा कर दे पता नहीं चलेगा। अच्छा वो चिंकी मिंकी कह रहे हो क्या? हाँ। हाँ, अच्छा वो जो दो लड़कियां आई थी मुझे बहुत ट्रेंड कर रही थी, तुम्हें बड़ी याद है लड़की है? ये नहीं याद होता तुमसे? रिफ्लेक्शन और लाइट सब याद है सर। चलो लिखो, तो इसके अंदर लिखो, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट है तो En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Hn। ठीक ठीक, अब सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं। md इज इक्वल टू En होगा क्या? md इज इक्वल टू En होगा क्या? En के पैरेलल लाइन मैंने बना दी है ना, तो ये होगा कि नहीं होगा? md इज इक्वल टू En। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे लिखिए, और जो आपका md है वो हाफ ऑफ he होगा कि नहीं होगा? हाफ ऑफ he लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया क्या? he देखो, he इज इक्वल टू hn प्लस en, और en hn बराबर, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ en। तो अगर मुझे सिर्फ md लिखना हो तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ he। बात तो सही है?
अरे भाई अगर ट्वाइस ऑफ ई एन इज इक्वल टू एच ई है बच्चा, तो ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यही तो लिखा मैंने, ठीक है ना, लिख डाली इतना। अब जो नीचे वाला ट्रायंगल ये तुम प्रूफ करो, ठीक है। तो अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, नीचे वाला बनेगा ना। बनाइए ट्रायंगल, लिखिए क्या लिखेंगे, ई एंड डैश एम डैश, ई एंड डैश एम डैश, एंड लिखिए एल एन डैश, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एक्चुअल में है ही, है ना, ठीक। तो फिर से क्या आ जाएगा, ई एन डैश इज इक्वल टू एन डैश एल, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, अब मैंने बोला एम डैश डी, एम डैश डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एन डैश, ये दोनों बेटा पैरेलल लाइन, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए ये लाइन, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इतनी पैरेलल हो जाएगी ना, पैरेलल हो जाएगी तो बराबर भी पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगी, ठीक। और ये हाफ ऑफ ई एल होगी क्या, हाफ ऑफ, फिर से वही सेम कंसेप्ट, ये दोनों बराबर हैं, ई एल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई एन डैश, तो ई एन डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एल, ठीक है। हाफ ऑफ ई एल, ठीक है। अब एम एम डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ मिरर, क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ मिरर, ठीक है। ये क्या है, हाइट ऑफ, देखो प्रूफ होने वाला है, प्लस प्रूफ हो गया, ये समझ लो, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, आप कहेंगे एम डी प्लस एम डैश डी, यही कहेंगे ना, एम डी प्लस, और मैं कहूंगा इसकी वैल्यू कहाँ निकाली थी हम लोग ने, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एच ई प्लस हाफ ऑफ ई एल, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, देखो एच ई प्लस ई एल बाई 2, ये कितना आ गया, एच ई प्लस ई एल बाई, और ये क्या है, एच ई प्लस ई एल क्या है, हाइट ऑफ मिरर, क्या है, हाइट ऑफ मिरर। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। सो रिक्वायर्ड मिरर will be of height, क्या बोला बताओ, एम एम डैश इज इक्वल टू एच बाई, आगे लिख लेना, जगह नहीं है, वेयर एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ये है, ये प्रूफ हो गया आपका, समझ में आया सबको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लिखिए अंदर इसके, डेविएशन फॉर सिंगल मिरर। डेविएशन क्या होता है, वही बात करते हैं वापस से, अपने राह से जब भटक जाती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सी कहलाती है बेटे, जो पहली रे मिरर को अप्रोच कर रही होती है, मिरर की तरफ चल के आने वाली जरूरत होती है, उसी को इंसिडेंट कहते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो है भटकने वाली जो है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, टकरा के दूसरे राह पे चलेगी। अब सुनना ध्यान से, ओरिजिनल इंसिडेंट रे से जितने एंगल पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी उसी एंगल क्या कहेंगे, मैंने फिर से बोला, ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी, ओरिजिनल इंसिडेंट रे से जितना एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई। अगर ये ना टकरा, जैसे होता ना, अगर ये ना टकराती तो ये सीधे निकल जाती, ये बात जो हम लोग कहते हैं ना, ये उसका प्रपोज्ड पाथ था कि इस पे इसको जाना था, लेकिन टकराने के बाद वो किसी और राह पे चलेगी तो कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई, उसी की बात करते हैं, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं भैया, डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा, ठीक है। ये इसको कहते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो कैसे भैया, इसको निकाले कैसे, कितना सिंपल था। तो ये इसको आगे की तरफ खींच दिया, अगर ना टकराती तो, ठीक। अब यहां से जितना एंगल बनाएगा कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, उसी कहेंगे
लेकिन निकालेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल होता है निकालना, एक लाइन के अंदर आप निकाल लोगे। मैं कहूँगा बेटा अगर ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे एंगल कितना बनता है? आप कहेंगे सर 180, 180 बनेगा ना। 180 में से ये वाला एंगल घटा दे तो हमें ये मिल जाएगा, और ये वाला एंगल निकालना सबसे आसान है, बिकॉज i इज इक्वल टू क्या होता है? r, तो 2i कर दो या i प्लस r कर दो, है ना। तो आंसर क्या आया इसका? कितना आसान था, डेल्टा इज इक्वल टू होगा 180 माइनस i प्लस r, या फिर 180 माइनस 2i, या फिर 180 माइनस 2। ठीक है, ठीक बच्चा, नोट कर लें। टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब क्या कर दिया, दो प्लेन मिरर आपको देखो एक एंगल थीटा पर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। इंसिडेंट रे आपको दिख ही रही होगी, इंसिडेंट रे कौन सी है? ये पहली रे है जो कि सरफेस को हिट कर रही है, ठीक है। अब पहली रे है तो ये इंसिडेंट हो गई, अब पहला रिफ्लेक्शन तो यहीं पर होगा, ये नॉर्मल बना दिया, कितना एंगल में आ रही है? अल्फा। तो अब एंगल और डेविएशन पहला कितना आया? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर हमने बोला कैसे, यहां से आपका जो ये डेविएट हो गया, ठीक है। अब बताओ इसके आगे क्या होगा? ये 90 माइनस अल्फा डेविएशन एंगल होगा, हाँ, ये 90 माइनस अल्फा डेविएशन एंगल होगा। कथावाचक ने कह दिया तो हाँ ही सही का होगा, तो फिर क्या होगा वो? डेविएशन एंगल होगा, क्या कर दिया? 90 माइनस 2 अल्फा होगा डेविएशन एंगल, तो डेविएशन एंगल ये डेल्टा है, देखो ये पूरा इस लाइन 180 से होगा ना, 90 से कहां से होगा? 180 माइनस, यही तो सीखने वाली चीज होती है। एक्चुअल में ये नेक्स्ट इंसिडेंट एंगल है बनेगा, ये नेक्स्ट क्या बनेगा? इंसिडेंट एंगल, और उसी को निकालने के लिए किया गया था। हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे तभी तुम लोगों को कुछ आएगा। देखो भैया, एक मिरर, अरे यार इतना सब चेंज किया, फिर वहीं पहुंचे। ये हो गया ना पहला मिरर, अब देखो हम एक एक करके बनाएंगे, तुम लोगों को सब आ जाएगा। और ये हो गया मेरा दूसरा मिरर, एक एंगल कितना है? यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से रे, तो यहाँ से एक नॉर्मल बनेगा, एंगल कितना है? ये अल्फा। उतरे ही एंगल पर यहाँ से क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या है? रिफ्लेक्ट। इसको खींच नहीं रहे अभी, चलो खींच ही लेते हैं, ठीक है। टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये हो गई। अच्छा ये बताओ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ऑफ प्लेन मिरर 1, वही इंसिडेंट एंगल होगा प्लेन मिरर 2 का? इंसिडेंट रे होगा कि नहीं होगा? अरे जो इसका रिफ्लेक्टेड है, जो इसका भटका हुआ मुसाफिर है, वही इसका ग्राहक हो गया, है ना, आएगा इसी के पास, ठीक। अब इसके लिए फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, तो हमें ये एंगल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ये एंगल कैसे निकालेंगे? देखो पहले जरा आगे अभी समझते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये एंगल कितना अल्फा था, ये कितना है? अल्फा, तो हमने अभी के लिए इसको कितना मान लिया? बीटा, तो ये बीटा से ही वापस से निकल जाएगा, है ना, ऐसे करते हुए बाहर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई फाइनल, या इसको कहते हैं इमर्जेंट रे कह देता हूं मैं। इमर्जेंट रे सबसे बेस्ट है कहना, इमर्जेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? अब इस प्लेन मिरर से रिमेनिंग एंगल क्या होगा? ये नॉर्मल है, ये टोटल कितना है? 90 थी, बचा एंगल कितना? ठीक है, कोई यहां तक दिक्कत? अगर ये एंगल बीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ठीक, एक रिलेशन मिल जाएगा हमें। एक ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अब बात कर लेते हैं कि सर एंगल और डेविएशन, एंगल डेविएशन माता ये इंसिडेंट रे से इंसिडेंट रे को आगे खींचेंगे आप, और ये 180 स्ट्रेट एंगल होगा, और एक्चुअल में ये एंगल कितना बनेगा? ये अगर डेल्टा 1 है, और ये कितना होगा? ये बनेगा यहाँ पर डेल्टा 2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1।
और डेल्टा 2 क्या हो जाएगा 180 माइनस। समझ में कुछ आ रहा है? ठीक। अब ये इक्वेशंस लिख डालो। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? टोटल डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, टोटल डेविएशन, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्चुअल वाली लाइन से बताओ कितना डेविएट हो गया। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा del 1 प्लस, और इसको मैं दिखा देता हूँ। इधर जा रहे थे, इधर से एक बार घूमे इतना डेल्टा 1, फिर इधर जाने लगे फिर घूम गए, तो एक्चुअल में कितना घूम गए? ये एक साथ घुमा दो, सीधे इधर से घुमाकर उधर, तो कितना घूमेंगे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ही तो घूमेंगे ना। ये हो जाएगा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर लिखिए ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा, ये कितना बन जाएगा 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। या ऐसे -2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? ये इक्वेशन नंबर 1 और अच्छा बनाते हैं। -2 कॉमन ले लो, बचेगा अल्फा प्लस इक्वेशन नंबर 1। ये टोटल डेविएशन आ गया। ठीक है, अब एक ट्राइंगल लिखने जा रहे हैं, ट्राइंगल QAB, और उसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। पहले ही बता दिया था हमने, इन ट्राइंगल QAB, ये दिख रहा है, ये मैंने बनाया हुआ है, नाम पर नहीं किया था, नाम यहाँ अब रेड कलर से करना नहीं कर सकते बेटा, यहाँ जगह नहीं है। ये क्या था A, ये क्या है B, मिला लो, ये फिगर यहाँ बना हुआ है, तो ये हो गया Q, ये हो गया A, ये क्या हो गया B। ठीक, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। कितना आएगा ये? 100। तो थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस 180 इज इक्वल टू 180 कट जाएगा, तो यहाँ से एक आ गया थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, लो भाई एक रिलेशन मिल गया विद द एंगल बिटवीन द मिरर्स M1 एंड M2। तो यानी कि मैं आसानी से अल्फा प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब देखो मेन आने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा बेटा? इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डेविएशन विल इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, डायरेक्टली निकल जाएगा, बिना फिगर ड्रॉ किए, बिना रे डायग्राम बनाए आपने एंगल और डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला बना लिया। तो तुमसे सवाल पूछ देंगे झटके से कि कितना डेविएट होगा, तो सीधे आंसर क्या करोगे? जो थीटा आपको दिया ही रहेगा, और 360 पता है, 360 माइनस 2 थीटा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इतना आसान था ये, समझ में आया? तो सीखे। आपसे क्या पूछेंगे कि कितना डेविएट होगा, हमने कहा कि 2 अरेंजमेंट 2 मिरर लगा दिया, एंगल कितना 30 डिग्री बीच में, कितना बोल दिया 30, और मैंने कहा कि मैं इसको इंसिडेंट करा रहा हूँ रे को, कितने एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो 360 माइनस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, कितना आ गया 300 डिग्री डेविएट हो जाएगी। आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? यही निकालना होता है। अब बात होती है कितनी इमेज बनेगी। अगला पॉइंट और अच्छा है, प्लेन मिरर में जितने सवाल बन सकते हैं उसके ऊपर जितने सवाल आज तक बने हैं सब मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सीधे सवाल करना है आपको। लिखिए पॉइंट नंबर 1, if there are two plane mirror inclined to each other at an angle theta, the number of images कितना है m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं of a point object formed are determined as follows। ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है, if 360 upon theta is equal to m, जो भी थीटा है उससे डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है वो m आ रहा है, और m क्या है? इज इवन, वो क्या है? एक इवन है। ठीक है, देन नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर
ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m माइनस if 360 upon theta is equal to m is odd, ये क्या है odd, then two cases arises, दो केस बन सकते हैं। पहला केस इसमें लिखिए when object is not at bisector, बाइसेक्टर जानते हो ना क्या होता है, थीटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पर नहीं पाया गया देन नंबर ऑफ इमेजेस यानी n बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, केस नंबर when object is at bisector then n is equal to m minus, अब इससे फायदा हो गया कि नहीं हो गया, आप आसानी से नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं कभी भी, ठीक। आगे बढ़ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, सुनिए ध्यान से इसको, ये वैसे बहुत है आसान चीज, आपको पता भी है। If the object is placed between two plane mirror, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो आपको पता है मल्टीपल इमेज बनती है ना। अरे मॉल में देखा होगा, दो सारे पिलर्स पे लगा होता है, अगर बीच में खड़े हो जाओ तो बनती है मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो आर फॉर्म ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, क्लियर बात है कि देखो तुमसे रिफ्लेक्ट होकर के गई पहले एक इमेज तुम्हारी बनी, फिर तुम्हारी तो फिर से जाएगी इमेज का भी रे जा करके दूसरे तो डबल इमेज बन गई, फिर इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक। लेकिन कभी नोटिस किया है, जैसे ज्यादा जो इमेजेस बनती है उसमें धुंधली होती जाती है इमेजेस, है ना, ब्लर होने लगती है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखिए एट ईच रिफ्लेक्शन अ पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, देयरफॉर द डिस्टेंट इमेजेस गेट्स फेंटर, ठीक है, धुंधली, ब्लर्ड जो कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी इमेज जो है डिस्टेंट, मतलब जो बाद वाली इमेज होती हैं वो धुंधली होने लगती हैं, ठीक। हाँ, आज देख लीजिएगा वो ब्लर ना हो जाए, जैसे कल हो गया था। क्या हो गया था, कहाँ हुआ था, कुछ हुआ? वेव में आपने कहा था सुन के लिए एक छोटा सा वो, उसमें भी हम बोल रहे हैं हर चीज, तब भी इसको दिक्कत है। क्या था वो टॉपिक? अरे सर हाँ, वो एक चार्ट चार्ट था, उसमें फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है। तो आज तो सब कुछ दिख रहा है, और बोलते भी तो हैं, रिकॉर्डिंग आवाज नहीं जा रही थी मेरी, उससे लिख लेना, ठीक है। ये इतने आलसी हैं, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय सम एंगल, reflected ray also gets rotated by the same angle but in opposite sense, ठीक है, फिगर नंबर 1, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपका इंसिडेंट नीचे झुकेगा तो रिफ्लेक्टेड ऊपर आ जाएगा, उल्टा होता है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर, कितने एंगल से, थीटा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने उल्टा बोल दिया क्या, एक्चुअल में ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये इस तरीके से अगर ये यहाँ पे एंगल थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना कम हो जाएगा। मान लो पहले कितना एंगल था, अल्फा, तो नया एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। तो ये पहले कितना एंगल बना था, अल्फा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस। कैसे, रीजन क्या है, रीजन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये आगे की तरफ नॉर्मल की तरफ जाएगा तो ये भी नॉर्मल की तरफ आएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब है कि इनका रोटेशन क्या दिखेगा आपको, अपोजिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है कि नहीं? तो वही मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, अब ठीक कर दिया, ठीक है। ये हो गया ये वाला पॉइंट, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड इन द इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय सम एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय द डबल द एंगल इन द सेम सेंस। अब कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, कह रहे हैं बेटा इस बार हमने इंसिडेंट को नहीं छेड़ा, जैसे थी वैसे ही रहने दिया,
हमने मिरर को ही थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया। थीटा कैसे? उसकी पहले एंगल कितना था, ये पोजीशन पर था, यहां से कितना एंगल मैं नीचे लेके गया, थीटा। तो मैंने ये पाया जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा मतलब ट्वाइस ऑफ दिस एंगल नीचे की तरफ झुक जाएगी। समझ में आ रहा है? बस ध्यान रखना हुआ क्या, यहाँ पर एंगल नया नॉर्मल बनने लगा, नॉर्मल पुराना वाला था उससे कितना एंगल था, जो भी एंगल रहा होगा, अब जो नया आएगा वो ये थीटा ऐड हो जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से जो आपका रिफ्लेक्टेड है वो रेफरेंस से कितना चला जाएगा, 2 थीटा नीचे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि इस तरीके से आप अगर वेरीफाई करोगे तो थीटा यहाँ से गया और थीटा एक्स्ट्रा यहाँ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2 थीटा। नहीं पच रहा, मैं बताता हूँ, ये देखो दिख रहा है सबके खोपड़े पे, है ना, ये है, ये था इंसिडेंट, ये था, ठीक बच्चा, ये हो गया तेरा नॉर्मल 1, ठीक। मान लो एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, यहाँ भी क्या बनेगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा फिर से इसको मिटा सकता हूँ क्या, मिटा दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने ये वाला मिटानी है और एक नई बनाऊंगा, ठीक है। इंसिडेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला हूँ मैं, इंसिडेंट जैसे है उसको वैसे ही रहने दो। आप देखना ध्यान से होगा क्या, ठीक। अब यहाँ डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पुराना पोजीशन किसका, मिरर का, ठीक। अब ये एंगल कितना बन गया इस मिरर का, कितना बन गया भैया, थीटा। नॉर्मल भी आगे जाएगा, है ना, नॉर्मल भी आगे जाएगा, नॉर्मल आगे कितना चल गया, अब ये नया वाला नॉर्मल है N2, एंगल कितना आ गया इसमें, थीटा इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, दो ये ऐसे पकड़ लो, ठीक। जैसे ये हाथ, ये नॉर्मल हमेशा मेरे हाथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये नॉर्मल हमेशा मिरर से जुड़ा हुआ है। मिरर नीचे जाएगा तो नॉर्मल जाएगा कि नहीं जाएगा, साथ में चलेंगे ना भाई ये। अब जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा वो हमेशा नॉर्मल के साथ होगा। तो एक्चुअल में अब मैं N1 को मिटा सकता हूँ और ये अल्फा अल्फा मिटा दूंगा, जरूरत नहीं है इसकी, है ना, क्योंकि अब जो नया एंगल बनेगा, सुनना ध्यान से, अगर मेरा हाथ थीटा नीचे गया तो नॉर्मल भी थीटा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो पहले अल्फा था, तो अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा जाएगा। तो इसका मतलब नई रिफ्लेक्टेड रे जो होगी उसका एंगल कितना बनेगा इससे, अल्फा प्लस थीटा। आ रहा है। और एक्चुअल में कितनी शिफ्टिंग हुई, ये थीटा इधर और ये थीटा कितना हो गया, पुराने वाले से कंपेयर करेंगे टोटल एंगल तो कितना बन जाएगा, अरे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और यहाँ करेंगे अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा, कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। तो पूरा शिफ्ट कितना हुआ, कितना लिखा हुआ है, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए फटाफट, बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके अंदर देखिए एक और फेनोमेनन हमको देखने को मिलेगा। ये जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रियल टाइम में जो इमेज बनेगा वो भी हमेशा क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि उसके दो, अगर ये एक एंगल पर जा रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है, ठीक। तो दो कंपोनेंट हो गए। अगर ऐसे समझना है तो आप एक पैरेलल बना लो, एक जो आपके टूवर्ड्स, ठीक। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, V ऑन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ V इन, ये ऑन मतलब मिरर की तरफ, इन मतलब उसकी तरफ, ठीक, माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और V अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट जो है, V ऑब्जेक्ट जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इमेज। ये दोनों पैरेलल के चलेंगे, साथ साथ में भाग लो भैया। देखो जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ से उसको फर्क पड़ता है। तुम ऐसे सीधे भागते रहोगे तो ये भी तुम्हारे साथ साथ ऐसे ऐसे भागता रहेगा, ठीक। तुम इसकी तरफ भागोगे तो ये भी तुम्हारी तरफ, क्योंकि रीजन क्या था, सिंपल बताया था मैंने, डिस्टेंस जो होगी वो सेम रहेगी। जब तक डिस्टेंस सेम रहेगी तब तक इमेज सेम बनती रहेगी, है ना। तो ये क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये क्या है, इमेज की पोजीशन। तो इसके केस में लिखो क्या, ऐसे लिख डालो, वी ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इक्वल टू वी, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस, ये चेंज हो जाएगा लेकिन ये एज इट इज रहेगा। देखें दिखता है कि नहीं बेटा, ये डार्क दिखता है थोड़ा, चलो लिख दिया, अब इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है, इतना लिख लो, इसमें कुछ बचा नहीं है। अब देखें क्या पढ़ाने, तुम लोग को कुछ पढ़ाने लायक बचा। हमारी जो आंखें हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है येलो ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, बता दे रहे हैं। और कम से सबसे लीस्ट सेंसिटिव होती हैं वायलेट और रेड कलर के लिए। इसीलिए जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं
उसमें देखो येलो कलर प्रिंटेड होता है। और ठंडियों देखो नोटिस करो, जो तो हमारे डिवाइडर होते हैं वो येलो ब्लैक है ना, एक पैटर्न बनाते हैं। और जो टैक्सी होती है उसमें है ना, इससे क्या सेंसिटिव, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिखेगा हमें अवेयर रखना है ना अपने आप को, तो हम वही कलर यूज़ करेंगे जो आंखों को जल्दी। और रेड कलर जो है येलो ग्रीन मिक्स करके एक बनाते हैं, मस्टर्ड कलर उस टाइप का, ठीक है, वो पूरा प्योर येलो नहीं होता है जो लगता है। अच्छा, ये जो रेड कलर है होता है, रेड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत दूर तक ये बिना डेविएट हुए सीधी रेखा में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो खतरा का साइन हमेशा इसलिए रेड कलर से बनाते हैं, ठीक। चलो हो गया ये है। कहाँ नीले कलर से बना दिया? क्या नीले कलर से बना दिया? कुछ नहीं। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन करो फटाफट, अलग ही नशे में ये क्वेश्चन को भाई, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अ प्लेन मिरर ऑफन फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, कैन इट इवन फॉर्म अ रियल इमेज? तो इसका आंसर क्या होगा? यस और नो बताइए। रियल इमेज हो सकता है तब होगा सर जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा जल्दी तुमको, है ना। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें एक्शन में फिर भी किसी कहीं से इंसिडेंट रहे, एक्शन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी किसी एक ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होगा। नहीं बचा ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या मिरर के पीछे कुछ रख के आओगे क्या? नहीं, कोई बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा, उससे रे इंसिडेंट कराओगे। तो मैंने क्या सिखाया था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दो लाइनें एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, ये लड़की जो बता रही, ठीक। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो समझ में आ गया? तो ये तो मतलब वैसे फर्जी टॉपिक है। आंसर क्या होगा? यस, बना तो देंगे ही, ठीक है, ठीक। रियल इमेज बना सकता है। केस क्या है आपका? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो ये कब होगा? जब आपकी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट से 60 फिगर बनाऊंगा, कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को सब पता है, पढ़ाया था ना मैंने। ये क्या हो गया आपका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। तो टकराने के बाद क्या होगा? ठीक है, ये जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी? रियल बन रही है कि नहीं बन रही है? प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। टू पैरेलल प्लेन मिरर M1 M2। अब ये बताओ, ये तो अभी लिखवाया है मैंने, क्या है? लेंथ कितनी है? 20 मीटर, ईच आर 10 सेंटीमीटर, दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ मिरर, ठीक है, एट एंगल कितना दिया बेटा? 53। तो ये अल्फा दिया है तुमको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन, कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उसके आफ्टर लाइट इमर्जेस आउट द सिस्टम। और tan 53 की वैल्यू तुमको दिया है 4/3। करो जरा, मुझे आंसर बता दो फटाफट। जब हम करेंगे तुम्हें लगेगा तुम कर सकते थे, और अभी तुम्हें मेरा पूरा टाइम दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो तुरंत कर लोगे। चलिए आंसर कैसे निकालेंगे? तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? पाइथागोरस लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है। आपको पता ही है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? ये एंगल हो गया, एंगल सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना मान लिया हमने? x। देखो ध्यान से, हर बार ये x जाएगा कि नहीं आएगा रिफ्लेक्ट होकर के? एंगल यहाँ 53 है, ठीक। तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा, क्योंकि दोनों प्लेन मिरर हैं, तो ये वाला जो नॉर्मल है और ये वाला नॉर्मल हमेशा पैरेलल होगा। तो जो एंगल ये होगा वही अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यहाँ पर भी 53, तो यहाँ पर भी 53, यहाँ पर भी 53, और इस तरीके से 53 चलता जाएगा। एक चीज समझ में आ गई कि हर इंसिडेंट पे एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्री, जिससे कि बहुत आसान हो गया। यानी कि हर बार एक रिफ्लेक्शन में तो x डिस्टेंस ही कवर हो रहा है। तो अगर मुझे कितनी बार ये होगा, कितनी बार होगा, तो 20 को x से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो tan 53 इज इक्वल टू x अपॉन ये d। ये कितना है? d। तो यानी कि लिख सकते हैं x इज इक्वल टू d tan 53 डिग्री। tan 53 कितना है? 4/3। d की वैल्यू अपन कितनी है दी हुई है क्वेश्चन में?
10 कितनी दी है? सेंटीमीटर है। तो कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्या आ जाएगा? 4/3। ये आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और मीटर को बाद में अपन सेंटीमीटर में कर लेंगे और पता चल जाएगा कितने बार लगेगा। तो इट इमेजेस आउट कितना आएगा बताओ? इट इमर्जेस आउट कितना भाई? कितने रिफ्लेक्शन आउट कितना जाएगा? ये 20/40/30, ठीक है। इनटू क्या करेंगे? 100 भी तो करना पड़ेगा मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना आ गया? 2/4, 1/2 आ गया। 1/2 इंटू 300 कितना आ गया? 150। तो ये क्या आया आपका? ये आपका m आया। तो क्या करेंगे? m+1 क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? +1, ये आ जाएगा 150, ठीक। पता है क्यों नहीं आया ना तुम लोगों को? तो एक बार पहला तो ये छोड़ ही दिया तुमने ना, इसको तो छोड़ के चल रहे हो ना। तुम तो यहाँ शुरू कर रहे हो, यहाँ शुरू करोगे तो ऐसा खत्म करोगे। एक तो पीछे छूट जाएगा ना, उसको ऐड नहीं करोगे। यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। आंसर कितना है? 150। चलिए आगे बढ़े। एक बार दूसरे डायग्राम बनाइए। चलो नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट, इसका फिगर आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया है। प्लेन मिरर लेते हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ये आपका बताना है कितना। ये तो पढ़ाया हुआ है, 4 केसेस पढ़ाए थे ना। क्या करेंगे? 360, इसको 1 सेकंड में करना था यार। कितना आ गया बताओ? 12। m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये क्या है? इवन है या ऑड है? आंसर क्या आएगा? 11। कितना आएगा? तो ये क्या आ गया? m आ गया। तो क्या होता था? n क्या होता था? m-1 if m क्या है? इवन, ठीक है। तो आंसर आ गया 12 - 1 = 11, ठीक है। देख रहे हो ना कितना काम का है फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब y 1.50 टॉल विथ हिज आई लेवल्ड एट, देखो ये जानबूझ के दिया है। ये क्या हो गया? ये e हो गया, ये आपका हेड हो गया। याद आ रहा है कुछ कुछ जो हमने एक वो पढ़ाया था जिसमें एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? h/2। फ्रॉम द ग्राउंड स्टैंड बिफोर अ मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल, indicate by mean of a ray diagram how the mirror should be positioned so that he can view himself fully. What should be the minimum length of the mirror? कितना आ जाएगा? 1.5/2। कितना आएगा 1.5/2? 0.5। प्रेशर ले ली लड़की है। h कितना है? 1.5 बेटा। mm' कितना बताया था मैंने? h/2, ठीक है। इसको मैंने कितनी बार का डेसिमल हटा लिया करो। 1.5 है, 15/10 कर लो, 2 से भाग कर लो पहले तुम। कितना आएगा? 7.5। 7.5। अब 0 हटाओगे तो एक डेसिमल आगे आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 0.7। इसको करने में कितना टाइम लगता है? ठीक, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, ठीक। क्या आंसर डिपेंड करता है आई लेवल पर? हाँ या ना? आई लेवल पर करता है? नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। और फिगर बना लेना, ठीक है। कहीं पर आई से रिलेशन था क्या इसमें हमने जो किया? अरे तुम थोड़ी हाइट कम है या तुम्हारा सर थोड़ा बड़ा है, इससे क्या मतलब है? तुम्हें दिखेंगे नहीं हम क्या? तुम्हारा सर अगर इतना बड़ा है तो क्या हम तुम्हें दिखेंगे नहीं? दिखेंगे ना, क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टेड कई एंगल पर इनफाइनाइट रेज आपकी इमिट हो रही है बॉडी से मेरे, तो कोई तो आंखों में जाके टकराएगी ना, तो दिखेंगे तो है। इससे फर्क नहीं पड़ता आई लेवल क्या है। ऐसे तो मतलब अलग अलग हाइट के लोगों को अलग अलग तरीके से दिखेंगे हम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
नॉर्मल सी बात है ये, ठीक। तो आई की पोजीशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, फिगर ये आप खुद बना सकते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे, वो जो टॉपिक है उसको उठा के लेके आइए और यहाँ पर आराम से उसको देख देख के बना लीजिए, ठीक है। निकाल लेंगे ना। तो जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए देखो भाई, जो आपका हाइट और आई के बीच का डिफरेंस है कैसे 1.5 माइनस 1.38, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उसका हाफ कर देंगे तो ये आपका मिरर का आपका टॉप मिल जाएगा उसके सामने, ठीक। फिर बॉटम ढूंढना है, कुछ नहीं। फिगर में वैसे दिया हुआ है। तो वो तो आंसर दिया, वो तो ये फिगर हमने बना के दिया, ये फिगर आपको बनाना था, ये आंसर है। इस क्वेश्चन में पूछा ही ना फिगर, ये तो हमने बना के दिया हुआ है। ये तुम्हें लग रहा है गिवन फिगर है? नहीं, आप तो पहले आंसर दे दिए। वो तो मुझे पता ही है, वो तो हम सब कुछ देते हैं लेकिन फिर भी देख नहीं पाते। ये देखो m डैश की पोजीशन क्या होगी, m डैश पोजीशन कैसे ढूंढेंगे, देखो 1 सेकंड का काम है। फिर आई लेवल से आप अगर करोगे रिमेनिंग, ये निकाल ही लिए हो तो रिमेनिंग जो हो जाएगा 1.38, अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट जिसके सामने m डैश होगा, बस मिल गया। फिर उसका क्या करना है, सिंपल, ठीक है। आंखों पे ले आके इंसिडेंट रे क्या होगी आपकी फुट से, और कहां को जाएगी वो, आई के पास, ऊपर हेड से कहां को जाएगी, आई के पास। एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने छोटे वाले के लिए लिया अल्फा और नीचे वाले के लिए बीटा। इतना ही करना होता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। आगे बढ़ जाएं। सबको आ रहा है, चैप्टर आसान है, आसान तो है। चलिए, कर्ड मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर ले लेते हैं, उसमें से कट जब करके निकालोगे तो जब वो कर्व्ड पार्ट है तो कर्व्ड ही तो ग्लास निकलेगा उसके अंदर से, और उसके बाद हम उसको एक तरफ पॉलिश कर देंगे, एक बार अंदर से एक बार बाहर से, तो हमें दो टाइप के मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा हमको कॉनकेव, एक क्या मिल जाएगा, कॉन्वेक्स। क्योंकि वो एक स्फीयर से कट होके निकला हुआ है तो इसलिए इसका एक सेंटर भी होगा ना सेंटर। अरे भाई, इसके पास एक पहले सेंटर था, हमने कट करके निकाल लिया, लेकिन है तो ये उसी का हिस्सा ना, इसका सेंटर होगा। तो यहाँ से आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? तो एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने पाया जाएगा तब कहेंगे कॉनकेव मिरर है, और कॉन्वेक्स के केस में जब अंदर से पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ चला गया, बाहर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके वर्चुअल स्पेस में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। सेंटर की दूरी मिरर से वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के केस में आपका रिफ्लेक्टिंग के सामने होगा, लेकिन कॉन्वेक्स में उसके पीछे पाया जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होगा, अगर इसकी एक लेंथ मान लेते हैं, ये कर्व्ड लेंथ कितनी है l, तो l/2 करेंगे। अगर यहाँ पहुंच गया तो इस मिड पॉइंट से अगर हमने सेंटर को कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, क्या कह देंगे, दोबारा से बता रहे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ठीक क्या हो जाएगा, और इस P पॉइंट को क्या बोला जाता है, जो कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। ठीक। एक और प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रे, देखना ध्यान से, कोई भी रे इंसिडेंट होती है नॉर्मल से, क्या ये नॉर्मल होता था ना, नॉर्मल वाली रेखा से इंसिडेंट होती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर जाती है, यानी कि जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसके विपरीत दिशा में वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। समझ में आया? तो ये नेचर होता है मिरर के केस में, यानी कि इधर से कोई रे अगर आएगी, पोल पर टकराएगी तो वापस से, अब तुम कहोगे ये कैसे हो गया, मैं कहूंगा बेटा पोल अगर देखोगे तो ये क्या है, रेडियस, क्या सीपी क्या है, रेडियस, और किसी भी सर्कल के किसी भी बिंदु को अगर आप उसके रेडियस से जोड़ोगे तो वो बिंदु हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जितने भी होते हैं वो सब परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे ये पता किया था हम लोग ने, सर्कल पढ़ा था तब, तो कहते थे एक टैंजेंट अगर बना देंगे, टैंजेंट सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करता है, और अगर रेडियस को कनेक्ट कर देंगे तो रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, और टैंजेंट पे ही वो पॉइंट, यानी कि पॉइंट भी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, और परपेंडिकुलर हो गया यानी कि ये जो रेडियस है ये नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब है कि ये सीपी जो है ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो अगर कोई भी लाइन इस पे आएगी, इंसिडेंट होगी रे, तो ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगा, तो इस पे रिफ्लेक्ट बैक होगी कि नहीं होगी। तो यही कंडीशन होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, इसको और नोट डाउन कर लीजिए। अभी फिर से बताएंगे इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, पहले भी बताया है, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, ठीक, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में हम लोग बात
करेंगे। नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते, थोड़ा सा लिखेंगे, कुछ नहीं खास इसमें जब तक नहीं कहेंगे, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन, ये देखो डेफिनेशन देख रहे हो, ये एन आई होता है ना, ठीक है। ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए क्या है, पोल इज एनी पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, फॉर कन्वीनियंस वी टेक इट एज सेंट्रल पी, ठीक है, ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल क्या होता है बताइए, सेक्शन ऑफ द मिरर सच एज mm डैश पासिंग थ्रू द पोल, ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पोल से गुजरने वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस पहले ही बता दिया, सेंटर ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले ही बता दिया, जो सेंटर की दूरी पोल से होती है, या फिर जो सेंटर की पूरे मिरर में कोई भी पॉइंट ले लो, उससे जो दूरी होगी वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कैसे कह रहे हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है बच्चे। ये देखो स्फीयर बना हुआ है ना, ये बताओ जरा मुझे, ये जितने भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करेंगे, ये सब सेंटर्स बराबर दूरी पे नहीं होंगे, है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी पॉइंट ले लोगे वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जरूरी नहीं है कि पी रट जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन जो सीपी ज्वाइन कर रही है, बताया कि नहीं बताया पहले मैंने, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यहां से ये लिख लो भले, बाकी भूल सकते हो, ठीक है। इज एन इमेज पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, जहां पर इमेज बनेगी, वो पॉइंट कौन सा होगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस वाले पॉइंट की दूरी पोल से कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाएगी, लिखते रहिए, ये दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हाफ। ये रिलेशन आगे पढ़ने को मिलेगा। तो पहला देखिए, कन्वर्जिंग के केस में लाइट इंसिडेंट होगी, टकराकर कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर हो गया। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। सामने बन रही है, अरे इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत दूर से कोई है भैया, उसकी जो इमेज बनेगी बहुत छोटी नहीं बनेगी और धुंधली नहीं बनेगी। तो ये, और जहां बनेगी उस पॉइंट क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अब इन्फिनिटी से आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा कर ये भटक गई। अब इसको खींचकर वापस लेके आओगे तो ये कहाँ मीट करेगा, जहां वो हिट करेगा, आपको इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट क्या कहलाएगा। तो ये जो फोकस है ये कैसा है, वर्चुअल है, और ये क्या है, रियल है। लेकिन हमेशा लाई किधर करेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उधर ही लाई करेगा। अब देखो व्हाट इज दिस, ये नॉर्मल जो है किससे जाके मिलेगा, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है पॉइंट के, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल जाके मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, कैसे सर्कल पे कोई भी पॉइंट लाई करता है, तो अगर उसके रेडियस से अपन उसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर ये नॉर्मल खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस प्रकार से नोट हो गया। तो ऐसे पॉइंट, पोल, प्रिंसिपल सेक्शन, फिर सेंटर ऑफ हेडिंग तो लिख ही लेना कम से कम, डेफिनेशन मत लिखना तो, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट, फोकल लेंथ, वो मैंने बता दिया है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस पीएफ बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक। लीनियर अपर्चर इज क्या होता है, इन रेफरेंस टू मिरर इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। इसका मतलब पता है क्या, इफेक्टिव डायमीटर की, ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर की बात हो रही है। फोकल प्लेन क्या हो गया, ये आपके सामने आ रहा है ना, जिस प्लेन में आपकी लाइट रे आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। या फिर समझ लो जो प्रिंसिपल एक्सिस उसको फोकस पे क्या करना है, ऐसे परपेंडिकुलर एक पेपर ऐसे सोचिए, इमेजिन करो कट कर रहा है, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, वो पेपर का प्लेन कहलाएगा फोकल प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। फिर पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं, वो देखिए ध्यान से, हो गया ये। नेक्स्ट, पैरेक्सियल रेज, दोज रे विच मेक स्मॉल एंगल विद normal at a point of incidence and hence are close to principal axis। नॉर्मल से बहुत छोटा एंगल बना रही हैं, तो नॉर्मल बनाने के तीन तरीके बनाए। एक तो ये हो गया नॉर्मल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे यार ये नॉर्मल बनाओगे तो हमें सेंटर से पास वो कितनी हो बता दो, रेडियस होता है ना, इसीलिए ये नॉर्मल हो गया। एंगल कितना है, बहुत छोटा। अब ये जो ये लाइन है सीपी, ये भी तो नॉर्मल हो सकती है, बिकॉज ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मैंने कहा सीधे पोल पर इंसिडेंट करा दो छोटा एंगल, ये भी हो गया, ठीक। और ये देखो इस केस में एकदम एज पे चले गए, यहां से रे आ रही थी, ठीक,
इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ वाले में आपका एंगल बहुत ज्यादा छोटा है। तीनों केसेस में छोटा एंगल है, लेकिन आपको मैंने ये सिखाने की कोशिश करी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने जितनी भी लाइन है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी, किसके, मिरर के, ठीक है। ऐसी रेज को कहते हैं पैरेक्सियल रेज, ठीक है। आगे मार्जिनल रेज, नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल रेज, ठीक है, जिसका आपका एंगल बहुत बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज होता है, उसको कहते हैं मार्जिनल रेज, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्फेरिकल अबर्शन, ठीक है, एब्रेशन, ठीक है। यहां देखिए क्या हो रहा है, देखिए व्हेन ऑल रेज आर इंसिडेंट, या लिख दो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, ढेर सारे रेज। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो सुनो ध्यान से, सुन ही लो, लिख लेना बाद में। ये देखो ये गैप आ रहा है ना, इसके बीच में आपको इमेजिन क्या करना पता है, ढेर सारी रेज इंसिडेंट हो रही होंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कलेक्शन ऑफ रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने एक ये ली है रेज जिसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ आ रहा है और एक ऊपर, ठीक, इन दोनों के बीच में बाकी सारे फोकस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, एक पहला और एक आखिरी, ठीक। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ रेज इंसिडेंट हो रही है हमारे किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। लिखिए व्हेन ऑल रेज आर इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर, व्हेन ऑल रेज आर इंसिडेंट on spherical mirror in a direction parallel to the axis, in a direction parallel to the axis, the marginal ray, इसमें से मार्जिनल रे कौन सी होगी बताइए, कोई बता सकता है देख के, सिर्फ ऊपर वाली, एंगल ज्यादा बन रहा है, ऐसे देखा जाता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल देख लो, क्या देखना है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, हाँ बताओ। कुछ तो बहुत होगी, लगी मत कमाई, लेकिन हम दुखी हो गए। अरे यार पढ़ाना था, तो सर उसके बाद पढ़ा रही है, शाम तक पढ़ते हैं, रात में 8 बजे तक। यस सर, कैंसिल करा दीजिए सब क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाएंगे तो आज कौन सा दिन है, अरे नहीं 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 आज पढ़ाएंगे, नहीं, पढ़ा नहीं, ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ा देंगे इन लोग का नुकसान हो जाएगा, पढ़ाएंगे सबको साथ ही में। कल हम जो है 3 बजे छोड़ देंगे, फिर और क्या, 1 घंटा हम बैलेंस कर लेंगे अपना आज का कल। सर कल नहीं, कल 8:30 अरे ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ देंगे यार, टेंशन ना लो, चलो जितना होगा हो जाएगा। कल नहीं आएंगे हम, क्यों, फ्राइडे है। अच्छा ठीक है। When all rays are incident on a spherical mirror in a direction parallel to the axis, the marginal ray comes close to pole। मार्जिनल रे फोकस लिखो पहले अगर लिखना है तो, क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ, सुनो ध्यान से यार, ये सब डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, माफ करना, लेकिन इसको समझना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सो सिंपल एज दैट। आपको समझना है बेटा, एक नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल अगर ऐसे बनाओगे, इसका एक ऐसे परपेंडिकुलर बना लो, ठीक, एक यहाँ पे नॉर्मल बना लो, यही तो होगा ना। तो ये दोनों कहाँ जाके मीट करेंगे, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एकदम, है ना, ये कहाँ मिलेंगे, सेंटर ऑफ, इतना ही तो होता है। अभी सिखाया मार्जिनल रे कौन सी रे होती है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो, जिसका इसका क्या है आपका कम है, ये थीटा डैश क्या है, छोटा है ना, ये पैरेक्सियल रेज हो गई, यही तो होगा ना। तो पैरेक्सियल रे जिसका एंगल छोटा है तो ज्यादा दूर जाकर वो प्रिंसिपल एक्सिस को हिट करेगी, ज्यादा एंगल है तो ज्यादा जल्दी आके हिट कर देगी, तो इसका फोकस पोल के करीब होगा, इसका फोकस पोल से दूर होगा। और इन दोनों के बीच में जो भी बीच में इन दोनों के रेज के बीच जितनी रेज होंगी उनका फोकस एफपी और एफएम के बीच में होगा। नहीं आ रहा है ये, इसे कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। बस यही पढ़ना था, ठीक है। तो यही है आपका, लिख लीजिए।
ठीक है, अब प्रॉपर फिर से when all rays are incident on spherical plane direction parallel to the principal axis the marginal rays, उसके आगे लिखिएगा, come to focus at a point, come to focus at a point nearest to the mirror, यानी कि nearest to the pole, वही बात हो गई, nearest to the mirror, ठीक है, called marginal focus, क्या कहेंगे, marginal ठीक है बेटा, ठीक। The paraxial rays come to focus further away the come to focus further away at, कहाँ जाएगा, at F, thus the image of the distant object, अब जो लिखने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, thus the image, सब पहले चेंज कर देते हैं, of the distant object is not formed at one point, is not at one point, इसीलिए वो एक बिंदु पर नहीं बनता है। फिर से सुन लो ध्यान से, ये समझ लो बच्चे, क्योंकि अब जो चीजें इतनी आसान है तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ एक ही बार में तैयार हो जाए, ठीक, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, और अब मेरी बॉडी से हेड से और टो से अलग अलग चल रही है, अब बहुत दूर जा रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है, तो अब ये कर्व्ड है ना, तो दोनों जब इंसिडेंट हो गए तो सेम एंगल नहीं बना सकती है ना, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा हेड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, एक तो डिस्टेंट बोला तो मतलब पॉइंट साइज इमेज बनने वाली है भैया, है ना, तो अगर दिखेगा तो धुंधला सा एक लाइन दिखेगा नहीं दिखेगा तुमको, है कि नहीं है, तो क्योंकि ये मुझे क्या कर रहा है, ऐसे फ्लैट कर दे रहा, फैला दिया, खींच दिया इसने, समझ में आया कि नहीं, इसका रीजन क्या है, ये जो कर्व्ड इसका सरफेस है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर प्लेन होता तो क्या होता, एक पॉइंट बन जाता हमारे मिरर के अंदर, लेकिन मेरा जो ओरिएंटेशन है सब कुछ सेम रहता, मुझे फैलाता कभी नहीं, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हो वैसा ही दिखा देगा वो, है ना, बस उसका साइज छोटा करते जाएगा इमेज कैसे, जितनी दूरी पर हो उस हिसाब से, वो डिस्टेंस के हिसाब से उसको, क्यों होता क्या है, जितने डिस्टेंस पे आप हो उतने ही पीछे इमेज ही बन रही होती है, लेकिन कर्व्ड वाले में बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द इंसिडेंट एंगल, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हेड यहाँ आ गया, अब सोच लो तुम बाकी चीजें कैसी होंगी, खींच देगा पॉइंट बना के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस प्रकार से, तो लिखिए नॉट ऑन वन पॉइंट बट इज स्प्रेड अलोंग द एक्सिस, बट इज स्प्रेड अलोंग द एक्सिस, ठीक है, इसको स्प्रेड कर दिया एक्सिस पर, बिटवीन FM and FP, this is known as spherical rotation, ठीक है, ABE होगा, समझ में आया ना। अब अगला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। हम लोग आज का टारगेट है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन तो पढ़ ले, ताकि कल जब आए तो इमेज फॉर्मेशन से स्टार्ट करें सीधे, ठीक है। साइन कन्वेंशन सिंपल है यार, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ के आए हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको पता है ना, प्लस एक्स होता है माइनस एक्स होता है, प्लस वाई होता है माइनस वाई होता है, वैसे ही होता है,
इसमें चाहे कुछ भी फिट कर दो, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाऊंगा, देखना सब में काम करेगा, कॉनकेव के लिए भी काम करेगा और कॉन्वेक्स के लिए। जब भी बेटा तुम ये इसको मान लो ये क्या है, ये पोल को रिप्रेजेंट करता है, सुनना ध्यान से, पोल से जब तुम लेफ्ट जाओगे तो जो भी डिस्टेंस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमेशा रिप्लेस होता है। ठीक, समझ में आ गया एक चीज। फिर इमेज, अगर इमेज आपकी रियल बन रही है, यानी कि अगर मैंने बोला इन दिस केस रियल मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, तो क्या बनेगी, हमेशा निगेटिव बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि बोला गया है इधर से, क्योंकि ये किधर आ रहा है, माइनस एक्स पे आ रहा है। अगर वर्चुअल बनी तो क्या आएगा, अब हाइट की बात कर लेते हैं, ये जब ऊपर की तरफ हाइट ऊपर नीचे करोगे ना तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। हाइट क्या होगी, पॉजिटिव के अंदर प्लस वाई, और नीचे की तरफ जाएंगे अगर उल्टा इमेज बन गया, अगर इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड बन गया और सामने बन गया नेगेटिव एक्स पर, तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं ऐसे कहता हूँ, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, राइट जाएंगे पॉजिटिव और लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ से कह रहा हूँ, पोल से, सीधे कह रहा हूँ पोल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस यही होता है साइन कन्वेंशन। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, फिगर बनाइए और आराम से आपको समझ में कभी भी आ जाएगा। समझ में आया, फिगर बनाइए, हेडिंग लिखिएगा साइन कन्वेंशन, और जैसे एरोज बनाए वैसे बना लेना, वैसे एरोज में बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वही बना लेना, उसमें अच्छा बना हुआ। ठीक है, बस यहाँ पर इसने एरो नहीं बनाया, ये मैं बना लेता हूँ, बाकी सब ठीक है। ठीक, तो अगर जिसको सुनते रहो लिखते रहो, ये कॉन्केव के लिए रिफ्लेक्टिंग इधर होगा बेटा, और कॉन्वेक्स के लिए भी रिफ्लेक्टिंग इधर होगा। तो इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा तो किधर जाएगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मिलेगी आपको। अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। ठीक है, और जो भी हम लोग रूल्स लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन का, वो पैरेक्सियल के लिखेंगे, हम लोग हमेशा पैरेक्सियल के लिए ही इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नोट कर डालिए। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ लिया साइन कन्वेंशन, अब पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जानबूझ के लिखा हुआ है आपके लिए, क्या, पैरेक्सियल रेज के लिए। हम लोग पैरेक्सियल रेज के लिए ही इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पैरेक्सियल मतलब थीटा छोटा बनेगा, इस केस में जो हम लोग थीटा लेंगे वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा। ठीक, दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके ऊपर आधारित है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई भी रे आपकी इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ये तो कॉनकेव है, कॉन यानी कि डाइवर्जिंग मिरर केस में जो भी रेज अपीयर होती हैं किधर, क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्स हो जाती है। लेकिन जब उनका आप वर्चुअल डायग्राम बनाएंगे, यानी कि एक्सटेंड करेंगे, तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि वो बिहाइंड द मिरर प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये कॉनकेव बना है, मैं आपके लिए कॉन्वेक्स का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गए इसके डाइवर्ज, इसी प्रकार से यहाँ से ये हो गई इसकी डाइवर्ज। अब जब आप इसको पीछे की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इसको एक्सटेंड करिए तो ये कहाँ जाके मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कैसा है, ये डायग्राम हो गया फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लिखिए, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 1, अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from the mirror passes, ये नियम है, हमेशा काम आएगा, passes और appear to pass, passes कॉनकेव के लिए, इस क्या लिखा है, और appear, ऐसा प्रतीत होता है, वो किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। appear to pass from
प्रिंसिपल ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट लिखें। इससे अच्छा 2 घंटा कम ही पढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट नियम लिखिए। अ लाइट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, नियम लिख लीजिए फिर कॉन्वेक्स का डायग्राम बना दें। अ लाइट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स, पासिंग थ्रू कॉनकेव के लिए, ठीक है, और फिर क्या लिखा हो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मतलब कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस becomes parallel to principal axis after reflection, becomes parallel to principal axis after reflection, रिफ्लेक्शन के उपरांत क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। इंसिडेंट हो रही है कहाँ से, ये कॉनकेव वाला समझो, हम फोकस से ही इंसिडेंट करवा दिए, ठीक, तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, ठीक। अब ये कॉनकेव तो बनाना आसान है, कॉन्वेक्स बनाते हैं, कॉन्वेक्स बनाते हैं, देखिए ये हो गया तुम्हारा पोल, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहे हैं कि फोकस कहाँ है, अब कहोगे फोकस नहीं बता, तो हम कहेंगे फोकस तो पीछे था, ये आपका हो गया फोकस। तो अब यहाँ पर पहुंच तो नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फोकस को तरफ जाने का हम क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। हमें पता है कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट अपनी रे को किधर कर रहे हैं, फोकस की तरफ, और मुझे पता टकरा के वो कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल। समझ में आया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल फोकस है। इंसिडेंट देखो किधर जाना चाहता है, आपके बताइए प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पर। अब देखो तुम्हारा सेंटर ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से बनता है। तो ये हो गया टूर, दूसरा नियम, ठीक है। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। लिखिए तीसरा नियम। A ray passing through, a ray passing through और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये किसके लिए डायरेक्टेड वाला आप तो सीख गए, ये किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए है ना, डायरेक्ट, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स में क्या होता है, मिरर के पीछे, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस का मतलब होता है वापस से उसी पाथ को वापस से वो ट्रेस करेगा, जिधर से वो होकर गया उधर ही से वापस आएगा, इट्स, ठीक है। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि मैंने अभी सिखाया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर दो किसी भी पॉइंट से, तो क्या बन जाएगा, रेडियस, और रेडियस है, इसका मतलब ये क्या नॉर्मल है कि नहीं है, तो इसका नॉर्मल से कोई रे इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, बाउंस बैक करती है कि नहीं करती, सिखाया था ना कि कभी भी कोई नॉर्मल से इंसिडेंट होगी तो वापस टकरा के आ जाएगी, इसीलिए सेंटर से गुजरने वाली सारी लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक, जो कि जाकर के मिरर पे टच करेगी, तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है जितने पॉइंट लाई करते हैं सर्कल पे, तो ये सर्कल का ही, तो एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट पर ये टच करेगा सब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो जाएगा और बाउंस बैक करेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इसका आप चाहो तो दूसरा फिगर बना सकते हो,
कॉन्वेक्स। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसका मतलब है रे ऐसे इंसिडेंट करेगी और इसी पाथ को वापस से ट्रेस करेगी। ठीक है बेटा, अब आखिरी नियम लिख लीजिए। आखिरी नियम तो बहुत ही आसान है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, लिखिए इसके अंदर, लिखिए लास्ट नियम लिखिए। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज एट द पोल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे at pole of a mirror are symmetrical, of a mirror क्या हो जाएगा, are symmetrical। symmetrical का मतलब जानते हो क्या होता है? बराबर। एक जैसे, लेकिन अपोजिट मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अगर इसको यहाँ एक मिरर रख दोगे, देखो जो ऊपर बन रहा है उसी का मिरर नीचे बन रहा है। ठीक है, ठीक है, सिमेट्रिक। ठीक है, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, और एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल। ये हो गया आखिरी नियम। ठीक, आगे बढ़ जाए। डन, लिखो लिखो। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो जो f इज इक्वल टू r/2 बताया था, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, कल कंटिन्यू करेंगे 10:10 पे। ठीक है।